अस्सलाम वालेकुम। क्या लकी कोड इंडस्ट्रीज़ एक नेक्स्ट मल्टी बैगर स्टॉक बन सकता है? और अगर इसमें इन्वेस्टमेंट प्लान की जाए तो क्या फ्यूचर में अच्छे रिटर्न्स एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं? तो इसके लिए हम बिज़नेस को अंडरस्टैंड करेंगे, फंडामेंटल, टेक्निकल एनालिसिस और ख़ास तौर पे आज मैंने टेक्निकल एनालिसिस को इंपॉर्टेंस दी है ताकि हम उसको डिटेल में कवर करें। गोल्डन स्टॉक्स की हम लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं जिसमें इसको भी हमने ऐड कर दिया। तो एक डिटेल्ड एनालिसिस होगा। चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अकॉर्डिंगली स्टार्ट करते हैं। लकी कोर इंडस्ट्रीज़ को डिटेल में कवर करते हैं और आज हम सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस को देखेंगे, उसके बाद फंडामेंटल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस की तरफ मूव करेंगे। ये मैंने एलसीआई का मंथली चार्ट निकाला है और अगर इस चार्ट को हम देखें तो 2017 में हमें पता चलता है कि इसने अपना ऑल टाइम हाई टच किया और फिर 6-7 साल का पीरियड गुजरने के बाद 2024 में इसने अपने ऑल टाइम हाई जो प्रीवियस था उसको टच किया और यहाँ पे इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे हमने ये देखा है टेक्निकल एनालिसिस की खास तौर पे बात करें और बात हम कर रहे हैं लॉन्ग टर्म की, ये हफ्ते और दिनों की बात नहीं हो रही। क्या है कि अगर एक स्टॉक एक अच्छे पीरियड के बाद अपना प्रीवियस ऑल टाइम हाई ब्रेक करे और कन्विंसिंगली करे, अभी कन्विंसिंग का जो पॉइंट है उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, तो फिर हमें उसमें काफ़ी ज़्यादा बेहतर मोमेंटम देखने को मिलता है। यहाँ पे एक दो स्टॉक और मैं आइडेंटिफाई करता हूँ। सबसे पहले एफसीसीएल की बात कर लेते हैं। ऑलरेडी फौजी सीमेंट पे मैं डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ। ये 18-19 रुपये पे था जब 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 से हमने इसके ऊपर बात करना स्टार्ट की। क्लियर मार्क्स करता हूँ और इसने भी यहाँ पे अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक किया और बड़ा कन्विंसिंग यहाँ पे ये मूव दे रहा है। और जिस तरह भी इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स आ रहे हैं, हमें इसमें और ज़्यादा बेहतर पोटेंशियल देखने को मिल रहा है। अभी यहाँ पे हम लकी सीमेंट की बात कर लेते हैं कि जो मैंने अभी आपको बात की थी कि अगर वो प्रीवियस है अपना ब्रेक कर दे तो किस तरह से परफॉर्म करता है, वो हमें लकी सीमेंट से पता चलेगा। और यहाँ पे एक और पॉइंट भी हमारा क्लियर होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अगर यहाँ पे हम देखें तो हमें पता चलता है कि इस स्टॉक ने ये 2000 तकरीबन कोई 17 में इसने अपना ऑल टाइम हाई टच किया। ठीक है, उसके बाद फिर 2021 के बाद हमने देखा कि ऑल टाइम हाई टच किया, लेकिन यहाँ से उसको ब्रेक नहीं कर पाया। फिर 2024 के एंड में अभी 2025 स्टार्ट हो चुका है, तो यहाँ पे हमने देखा कि इसने अपना ऑल टाइम हाई टच भी किया और उसको कन्विंसिंगली ब्रेक किया और अभी ये स्टॉक 1450 प्लस पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन ज़रूर होना चाहिए कि सर देखें, ये इसका ऑल टाइम हाई पहला तब पॉइंट था, ये इसका दूसरा पॉइंट था, दूसरे पॉइंट पे इसने ऊपर क्यों नहीं गया ये स्टॉक, अभी तीसरे पॉइंट पे क्यों ऊपर गया? यहाँ पे सिर्फ चार्ट्स को नहीं देखना होता, यहाँ पे ओवरऑल इकोनॉमी को भी देखना होता है। अभी 2021 के बाद जो इंटरेस्ट रेट की सूरत हाल थी वो आपको पता है, ऑल टाइम हाई पे थे। जब इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हों तो हमें मार्केट में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी देखने को नहीं मिलती। ओवरऑल जो सिक्लिकल सेक्टर्स होते हैं वो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो तो बेहतर परफॉर्म नहीं करते। जो सीमेंट के डिस्पैचेस हैं वो कम होने की वजह से हमने देखा कि इसमें हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिला। बट यहाँ पे क्या सीन था, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो थे वो मुसलसल कम होते रहे। जिस तरह से इंटरेस्ट रेट कम होते रहे हमने देखा कि फिर यहाँ पे क्या हुआ कि हमें एक बेहतरीन मूव देखने को मिली, क्योंकि सीमेंट की जो डिस्पैचेस हैं वो बढ़ी, जो इनकी सेल्स हैं वो बढ़ी, अर्निंग पर शेयर बढ़ी, तो यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने यहाँ पे पोजीशंस ली। ये क्लियर बात हो गई। यहाँ से हमें क्या पता चला कि एक बार अगर स्टॉक कन्विंसिंगली अपना प्रीवियस हाई ब्रेक कर दे, कन्विंसिंगली यहाँ पे बात हो रही है, तो फिर उसमें काफ़ी बेहतर हमें मोमेंटम देखने को मिलता है। दोबारा हम एलसीआई पे आते हैं और यहाँ पे कन्विंसिंग वाला जो पॉइंट है उसको हम डिटेल में कवर करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये मैंने एलसीआई का चार्ट निकाला है, ये क्लियर मार्क्स में कर लेता हूँ। कन्विंसिंग से एक्चुअली मुराद क्या है? कन्विंसिंग से मुराद ये है कि यहाँ पे आप ये कैंडल देख रहे हैं, यहाँ पे ये थोड़ा मैं एक बार ये पेंसिल ओपन कर लूँ, ये वाली आप कैंडल देख रहे हैं, इसकी जो विक है वो ऊपर वाली विक काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। यहाँ पे भी वही सिचुएशन है कि यहाँ पे हमें जो ऊपर से सेलिंग का प्रेशर है, जब ये स्टॉक ऊपर जाता है तो सेलिंग का प्रेशर हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर कन्विंसिंगली लेट्स से अगर ये एक कैंडल है, एक तो सिचुएशन ये है कि जिस तरह हमने यहाँ पे विक बड़ी देखी, अगर यहाँ पे हम विक छोटी देखते हैं, ठीक है, तो फिर हमें यहाँ से क्या देखने को मिलेगा कि भाई इसमें अभी पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा बेहतर है कि अभी ये स्टॉक ऊपर को जाएगा। एक बार कन्विंसिंगली ये अपना प्रीवियस ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दे तो फिर मैं एज ए इन्वेस्टर इसमें एंट्री ले सकता हूँ। अभी इसमें रिस्क है, मे बी ये साइडवेज चला जाए या डाउन ट्रेंड की तरफ आ जाए। बट जो इकोनॉमी की सूरत हाल है, जिस तरह से ये स्टॉक फंडामेंटली परफॉर्म कर रहा है, इसमें काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है कि ये भी लकी सीमेंट की तरह परफॉर्म करेगा, क्योंकि आपको पता है कि ये भी लकी ग्रुप में ही आता है। एक ये भी एक फैक्टर है। टेक्निकल एनालिसिस कवर हो गया जनाब। अभी हम चलते हैं लकी कोर इंडस्ट्रीज़ का हम फाइनेंशियल एनालिसिस देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या एक्चुअली देख रहे होते हैं कि मार्केट कैप क्या है। अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक की जो मार्केट कैप है वो जो अभी अभी क्या है जी, 113 बिलियन है, ठीक है। अगर यहाँ पे ये होती 500 बिलियन, फिर क्या होता, और अभी 113 बिलियन है, तो इसका क्या मतलब है, ज़रा गौर से समझिएगा।
अगर आप चाहें कि मैं एज़ अ इन्वेस्टर अगर 1 लाख इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो इसके बिज़नेस को देखते हुए क्या मुझे लगता है कि ये बिज़नेस अगले 2-3 सालों में डबल हो जाएगा? ये मेरा क्वेश्चन है। यहाँ पे मार्केट कैप को देखते हैं कि अगले 2-3 सालों में क्या ये मार्केट कैप 113 से डबल हो जाएगी? इस मार्केट कैप को डबल होना आसान है, बट एक कंपनी जो कि 500 बिलियन की है या 600 बिलियन की है, उसको फर्दर उस मार्केट कैप तक पहुँचना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक एडवांटेज ये भी है कि इस मार्केट कैप ये जो है ना 500-600 बिलियन में नहीं है, इसमें पोटेंशियल है कि ये बहुत अच्छा मल्टी बैगर जो स्टॉक है ये हो सकता है। ठीक है? फर्दर हम नीचे आते हैं, इसके बाद एक्चुअली हम क्या देख रहे होते हैं कि अर्निंग पर शेयर, ये वैसे आप यहाँ से भी देख सकते हैं, बट मैं आपको जिस तरह से ऑलरेडी रिकमेंड करता आ रहा हूँ कि इसकी एनुअल रिपोर्ट से हम देखेंगे, वहाँ पे हम बढ़ेंगे। और इसकी हम एक्चुअली ये भी देख रहे होते हैं कि ये कंपनी जो है पे आउट्स जो हैं ये डिविडेंड्स वगैरह या बोनस शेयर को देती है। यहाँ पे हमें डिविडेंड्स कुछ देखने को मिल रहे हैं साल में 1-2 बार, बट यहाँ पे हमें कोई उस तरह से बोनस शेयर्स देखने को नहीं मिल रहे। क्लियर होगी बात? पता ये चला कि कैपिटल गेन की मद में ये कंपनी काफ़ी बेहतर परफॉर्म करती है। अभी एलसीआई की बात कर लेते हैं कि भाई इसके बिजनेसेस क्या-क्या हैं। यहाँ पे अनाउंसमेंट वाले सेक्शन से आप पिछला जो हाफ क्वार्टर है या एनुअल रिपोर्ट है वो आप डाउनलोड कर लें, वहाँ से हमें काफ़ी ज़्यादा इसकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। और यहाँ पे इसकी अदर्स वाले सेगमेंट में आप जाएँगे तो इसकी जो कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशन होता है वहाँ पे भी हमें काफ़ी बेहतरीन समरी मिल जाती है, जिस तरह से अभी ये मैंने समरी निकाली है। ठीक है? अच्छा, इस समरी पे बाद में आएँगे, बट सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भाई ये कंपनी करती क्या है, इसका कोर बिज़नेस क्या है? यहाँ पे ये जो जहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड हो रही होती हैं और नोट स्टार्ट हो रहे होते हैं, वहाँ पे जो नोट नंबर 1 होता है, उसमें हमें कंपनी की जो डिटेल्स है, वो पता चल रही होती हैं। अभी जिस तरह यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि भई ये जो लकी कोर इंडस्ट्रीज़ है, इसकी आगे फर्दर 3 सब्सिडियरीज़ हैं। लकी कोर पावर जनरेशन, लकी टीजी, लकी कोर वेंचर, और इनकी आगे ये डिटेल्स दी हुई हैं कि जो होल्डिंग कंपनी है, वो कब बनी थी और जो उसके प्राइमरी बिज़नेस है, वो क्या है। यहाँ पे ये बताया गया है कि ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलिएस्टर, स्टेपल फाइबर, चिप्स, सोडा ऐश, स्पेशलिटी केमिकल्स, सोडियम बाइकार्बोनेट, मार्केटिंग ऑफ सीड्स, टोल मैन्युफैक्चर्ड, ये काफ़ी ज़्यादा इसकी फार्मास्यूटिकल और ये इसके बिज़नेसेस को भी हम डिटेल में कवर करेंगे। तो ये आप ज़रूर पढ़िएगा ताकि आपको कंपनी के बारे में पता चले कि एक्चुअली वो काम करती क्या है। और यहाँ पे इसकी एक एसोसिएट कंपनी भी है, Nutrico Moringa Private Limited is the associate of the holding company which is involved in manufacturing and trading of infant and grown up formula। ये आपको पता है कि जो अभी न्यू बॉर्न्स होते हैं, जो 3 माह, 6 माह के, 9 महीने और 1 साल, ये बच्चों को जो दूध दिया जाता है वो एक छोटा सा डब्बा होता है, वो 2-3 हज़ार रुपये का डब्बा होता है, तो काफ़ी ज़्यादा इसमें इसकी प्राइस है, इसमें मार्जिन भी हैं। ठीक है? यहाँ से हमें बिज़नेस का आइडिया हो गया। और इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन्होंने एक कंपनी को, एक बिज़नेस को एक्वायर किया था, उसकी भी डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर करनी है। अच्छा, अदर जो सेगमेंट है उसमें से मैंने इसकी प्रेज़ेंटेशन जो है वो डाउनलोड कर ली, और ये सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिक है भाई, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ़ देखने का एक तरीकाकार होता है कि हमने कौन से डेटा को देखना है। मुझे तो समझ नहीं आती पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कितनी कंपनीज़ हैं भाई, 500 कंपनीज़ हैं, उनमें से कोई 60-70 कंपनीज़ हैं जो कि बेहतर हैं, और उन पे एनालिसिस पे भी मैं तो हैरान होता हूँ, बस व्हाट आई कैन से। भाई मैं तो दोबारा आपको बता दूँ कि आई एम जस्ट लाइक यू, मैं सीख रहा होता हूँ चीज़ें, अपने एक्सपीरियंसेस जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा होता हूँ, तो आपको बड़ी चीज़ें देखने को मिल रही होंगी मार्केट में। सो गेट इट ओवर विद। यहाँ पे इसकी अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो 2014 से लेके अभी तक जो CAGR है वो 21% है। मैं यहाँ पे ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि इस कंपनी को 25 प्लस होना चाहिए। चलें, 21 पे CAGR जो एनुअल इसकी ग्रोथ है वो काफ़ी बेहतर है, और पिछले 2 साल में ईयर टू ईयर जो ग्रोथ है उसमें 23% हमने इजाफा भी देखा है। ठीक है? यहाँ पे इंफॉर्मेशन ये पता चल गई। अभी हम बात करते हैं ये थोड़े से इसकी स्टैट्स की। मैं आपको हमेशा कहता आ रहा हूँ कि जब भी हम किसी बिज़नेस को अंडरस्टैंड करते हैं कि उसमें आप शेयर होल्डर बनने जा रहे हैं, तो आपने क्या देखना है कि क्या वो बिज़नेस चल रहा है, उसकी सेल्स हो रही हैं कि नहीं हो रही। ठीक है? अभी हम उसकी जो सेगमेंट्स हैं, लाइन्स हैं, उसको डिटेल में देख रहे होंगे। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम देखें तो आरओसी, आरओसी का एक्चुअली मतलब क्या होता है कि भाई जितना कैपिटल कंपनी ये लगा रही है, उसके ऊपर उनको बेनिफिट कितना हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट बात है। 2020 में बात करें, ये 20% था, 21 में 29%, 35%, 45, 48, 47, लाइक कंटिन्यूअसली इसका अप ट्रेंड है। और पैड का क्या मतलब है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है? टैक्सेशन वगैरह के बाद जो प्रॉफिट आ रहा है कंपनी का, वो किस तरह से है। 2020 में ये ठीक है, ये क्या था? 3000 मिलियन प्लस था, और अभी ये 6000 मिलियन प्लस है। हालाँकि 2023 और 24 में इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर थी।
अभी हम ये भी देखेंगे कि 2025 का जो यहाँ पे मैं दोबारा आपको बता दूं यार, ये यहाँ पे ना ये 2025 के पहले हाफ की बात हो रही है, इसमें 6 माह है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बेहतर है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। बाकी पॉइंट्स मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं कवर करता, मे बी आपके लिए ये रेलिवेंट हो या उस तरह से आपको अंडरस्टैंडिंग ना हो पाए, बल्कि एक और बात ही मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आई एम वर्किंग ऑन अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस, एक कोर्स जो कि पहले आपको मार्केट में देखने को नहीं मिलेगा, कि बिजनेस में अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो उस बिजनेस को अंडरस्टैंड कैसे करना है, उसकी फाइनेंशियल्स को कैसे देखना है, उसके बिजनेस मॉडल को कैसे अंडरस्टैंड करना है, उसके कंपेटिटर्स को किस तरह से देखना है, उसके सेक्टर्स को किस तरह से देखना है, एक कंप्लीट कोर्स में डिज़ाइन कर रहा हूँ। वो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा, तो उसके लिए आप प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे आपसे कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं चाहिए, जस्ट वांट योर सपोर्ट, कि आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में काम कैसे करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम बात कर लें कि इस कंपनी के अभी बिजनेसेस क्या हैं, ठीक है। बिजनेसेस की बात करें तो भाई सोडा ऐश, पॉलिस्टर, फार्मास्यूटिकल को लेके एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, वो मैंने आपको बतानी है। केमिकल्स एंड एग्री साइंस, एनिमल हेल्थ और एलसीआई इसका अपना बिजनेस, ठीक है। तो ये इसके 5-6 बिजनेसेस हैं। तो देखते हैं कि इनमें इनकी परफॉर्मेंस कैसी रही, ठीक है जी। अच्छा, इसमें मैं आपको जो ऊपर वाली ये जो सेल्स हैं, रेवेन्यू में इसको डिस्कस करूंगा। ईबिट एक्चुअली कहते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है, ये आप छोड़ दें, फिलहाल हम रेवेन्यू को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, अगर हम इसकी बात करें तो पर्टिकुलरली हमें पॉलिस्टर में काफ़ी बेहतरी देखने को मिली है। पिछले साल ये था 19.7, और इस साल ये कितना है, तकरीबन 22.16 जो है, इसमें हमने देखा है कि ये बिलियन इसकी सेल्स है, ठीक है। इसी तरह फार्मास्यूटिकल में भी हमने इंक्रीज़ देखा है, बट यहाँ पे ये जो 2-3 सेगमेंट है ना, ख़ास तौर पे सोडा ऐश, इसमें केमिकल एंड एग्री साइंस और एनिमल हेल्थ, इन 3 सेगमेंट्स में हमने इनकी जो रेवेन्यूज़ हैं वो कम देखे हैं। और वो क्या थी वजह, उसकी वजह थी डिमांड का कम होना, ठीक है, क्लियर होगी बात। बट इन चीज़ों के रहते हुए अभी हम देखेंगे इसकी अर्निंग पर शेयर क्या थी। ये सोडा ऐश की परफॉर्मेंस बताई जा रही है, और ना सबसे पहले मैं आपको ना फार्मास्यूटिकल की तरफ लेके चलता हूँ। ये है जी इसके फार्मास्यूटिकल डिवीजन, जो कि बहुत इसका प्रॉफिट जनरेट कर रही है। ये इसको देखते हैं, अगर हम इसके ओवरऑल इसका ट्रेंड देखें तो इसकी CAGR जो है 2019 से वो 14% है। ओवर द पीरियड ये इसमें और इजाफा होगा। 6.32 बिलियन सेल्स थी 2019 में इसकी, और अभी जो 2024 का पहला हाफ है उसमें कितनी है सेल्स इसकी, 10.43 बिलियन, ठीक है जी। ये रेवेन्यू को लेकर CAGR की बात हो रही है, यहाँ पे CAGR और जो इबिट है वो थोड़ा-सा और ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, इसको लेके डेवलपमेंट क्या थी? इन्होंने एलसीआई ने 2024 में ही एसेट एक्विजिशन फ्रॉम फाइज़र एंटिटीज़, ठीक है? ये इनके सारे जो नए एसेट्स इन्होंने एक्वायर किए, इसमें आप ये इनकी फर्दर ये डिटेल्स देख सकते हैं, और इसकी प्रॉफिटेबिलिटी मैं एक्चुअली आपको दिखाना चाहूँगा, जो कि इन्होंने अपना जो लास्ट क्वार्टर था ना, उसमें इनकी प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बताया हुआ है। ज़रा समझिएगा, जब भी कोई बिज़नेस दूसरे बिज़नेस को एक्वायर करता है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेट्स से एलसीआई ने दूसरे बिजनेस को एक्वायर किया, तो एक प्रॉपर इसके पीछे बड़ी वर्किंग होती है। ये देखा जाता है कि वो जो बिजनेस को एक्वायर किया जा रहा है, ये कंपनी कितने में वो बिजनेस एक्वायर कर रही है और उसके फेयर वैल्यू क्या है, समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये बिजनेस एक्विजिशन के बारे में डिटेल से मेंशन्ड है, ये पैरा आप ज़रूर पढ़िएगा, बट मैं आपको स्टैट्स की तरफ लेके चलता हूँ। और यहाँ पे ये स्टैट्स की तरफ आ गया मैं। यहाँ पे ये जो हम छोटी सी वर्किंग देख रहे हैं ना, ये जो हम यहाँ पे छोटी सी वर्किंग देख रहे हैं, ये वाली, ये सारा इसकी फेयर वैल्यू की जो है ना वो ये कैलकुलेशन है, ठीक है। इसकी फेयर वैल्यू इन्होंने कैलकुलेट की, जिसमें लैंड, नॉन करंट एसेट्स और बाकी ब्रांड्स वगैरह थे, तो ये कैलकुलेशन आई 5.172 बिलियन, ठीक है। और इन्होंने ये जो कंपनी है यहाँ पे ये बताया भी सही कि फेयर वैल्यू ऑफ नेट नेट एसेट एक्वायर्ड जो हैं वो ये हैं 5.17 बिलियन, और ये कंपनी कितने में कितनी कंसिडरेशन में परचेज हुई है, 5 बिलियन में। तो इनको कितना बेनिफिट हुआ है यहाँ पे, 172 मिलियन का यहाँ पे इस कंपनी को बेनिफिट हुआ है, विच इज़ गुड। मतलब कि फेयर वैल्यू से कम ही उन्होंने बार्गेन करके उस कंपनी के जो एसेट्स हैं वो परचेज किए हैं। अच्छा, यहाँ पे ये ना परेशान होइएगा कि ये क्या है 4.2 जो यहाँ पे ये मेंशन है बिलियन, ये एक्चुअली वर्किंग कैपिटल इंक्लूडिंग जो इन्वेंट्री है वो भी साथ उन्होंने ले लिया। इसकी पेमेंट एक्चुअली इसमें से हाफ पेमेंट 1 साल बाद होनी है। तो यहाँ पे हमें पता चला कि कंपनी ने ये एक्वायर किया, बट ये जो बिजनेस एक्वायर किया है भाई, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी तो हमें पता चले कि ये कंपनी क्या प्रॉफिटेबल भी थी या नहीं थी। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है, ये 5.4 नोट में नेट टर्नओवर एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट फ्रॉम द एक्वायर्ड बिजनेस ड्यूरिंग द पीरियड एंडेड
31 दिसंबर 2024 आर एज फॉलोज। यहाँ पे ये क्या है, 3.1 बिलियन नेट टर्नओवर था और ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना था, 761 मिलियन। ये देखें ज़रा गौर से, ये उस बिजनेस की बात हो रही है जो कि एलसीआई ने इसको एक्वायर किया है। मतलब इस वजह से हमने देखा है कि इसकी जो फार्मास्यूटिकल डिवीजन है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रही है। और फार्मास्यूटिकल को लेके शायद आपको ये नहीं पता, मैंने वीडियोस पहले बनाई थी, अगर आपने देखी हो तो मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया था कि फार्मास्यूटिकल को लेके, दवाइयों को लेके पहले हुकूमत तयन करती थी कि इनकी प्राइसेस क्या होंगी। मैं अगर आपको सिंपल 2 लफ्ज़ों में बात बताऊँ, अभी ओपन कर दिया गया है कि लाइफ सेविंग ड्रग्स के अलावा जो भी मेडिसिन्स हैं, ठीक है, तो उनकी प्राइसेस अभी जो कंपनीज़ हैं वो खुद तय कर सकती हैं, जिसकी वजह से हमने ओवरऑल जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं उनकी प्राइसेस में, उनकी ईपीएस में, उनके रेवेन्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा बेहतरी देखी। क्लियर होगी बात? अच्छा, अभी तक हमने इसके फंडामेंटल यहाँ तक कवर किए। अभी हम क्या करते हैं जी, इसके हम ईपीएस वगैरह देख लेते हैं कि अर्निंग पर शेयर इसकी क्या थी। ये मैं अभी आ गया हूँ जी इसकी प्रॉफिट एंड लॉस पे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये क्या बताया जा रहा है, ज़रा गौर से देखिएगा। हमने यहाँ पे कंपैरिजन करना है जी, कंपैरिजन हमने करना है ये 3 मंथ्स का 3 मंथ्स के साथ, ये वाला जो डेटा है हमारे पास इसका कंपैरिजन करना है हमने ये 3 मंथ्स के साथ। जो पिछले साल 2023 31 दिसंबर पे 3 महीने एंड हुए थे, तब 31 इसकी बिलियन सेल्स थी और अभी कितनी है, 31.5 बिलियन। तो इसमें हमें थोड़ा-सा इंक्रीज़ देखने को मिला है। और अगर 6 मंथ्स का कंपैरिजन करें तो 60 बिलियन थी 2023 में 6 महीने का एंड, मतलब कि उसमें फर्स्ट क्वार्टर एंड सेकंड क्वार्टर दोनों की सेल्स बताई जा रही हैं। और यहाँ पे क्या थी, 62.24 बिलियन। तो इसमें हालांकि इनकी जो 3-4 डिविजन्स थी उनमें हमें रेवेन्यू कम देखने को मिला है, बट ओवरऑल जो इनकी सेल्स हैं वो इंक्रीज़ हुई हैं, ठीक है। अच्छा, अर्निंग पर शेयर पे आ जाते हैं जो जो कि हर इन्वेस्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम 6 महीने का कंपैरिजन करें तो पिछले साल के जो पहले 2 क्वार्टर थे उसमें जो ईपीएस थी वो 54.58 थी और अभी जो ईपीएस है वो कितनी है, 68.23। ये मैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ कि जहाँ पे इसने इन्वेस्टमेंट की हुई है या सब्सिडरी सबका मिला के कितनी इनको अर्निंग पर शेयर हो रही है। और अगर 3 महीने की बात करें तो यहाँ पे 27.10 ईपीएस पर हमें ये देख रही है, अर्निंग पर शेयर देखने को मिल रही है। और इस जो क्वार्टर अभी एंड हुआ है 3 महीने का उसमें तकरीबन 40 है। तो ओवरऑल इसके हम फंडामेंटल्स देखें, ठीक है। अब अच्छा, एक और बात देखिएगा कि यहाँ पे वीडियोस में मैं इन चीज़ों की बात नहीं करता, ये ग्रॉस प्रॉफिट, ये इन एक्सपेंसेस की इनको किस तरह से देखना है, तो इसीलिए वो मैं अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स बना रहा हूँ जो कि मैं इधर ही यूट्यूब पे पब्लिश करूँगा, तो ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। अच्छा, अगर फंडामेंटल्स को देखें और फिर इस टेक्निकल चार्ट को देखें, अगर यहाँ पे कन्विंसिंगली इन्वेस्टर्स यहाँ पे इंटरेस्ट शो कर देते हैं तो आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट कि ये जो है ना काफ़ी हमें बेहतर मूव दे सकता है, ठीक है। और ये माइंड में रखिएगा कि इट्स जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पसेस, जो मुझे लगता है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे मैंने आपको गाइड किया है, ठीक है। और दोबारा बता दूं कि ये सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिक है भाई, ठीक है। बस आप थोड़ा सा देख लिया करें ताकि आपको पता चले कि ओवरऑल जो है चीज़ें किस तरफ मूव कर रही हैं और आपको किस तरह से डेटा देखना है। तो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।